हेलो फ्रेंड्स, कनिष्क एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में डिस्कशन किया था और उसमें हमने जाना कि कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा में जो मेंबर सेलेक्ट होकर आए थे वो इलेक्शन के आधार पर सेलेक्ट हुए थे। टोटल 389 सीट थी जिस पर इलेक्शन कराया गया था, जिसमें से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया की थी और जो 93 सीट्स थी वो देशी रियासतों की थी। उस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए मैं आपके लिए 2 वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज का हमारा वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर ही कंटिन्यू होगा। लेक्चर शुरू करने के पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोस पहुंच सकें। और यदि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं और भी अच्छे कंटेंट्स लेकर आप सभी के सामने आता रहूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें आज किन किन टॉपिक्स पर डिस्कशन करना है। तो हमारा पहला टॉपिक होगा प्रारूप समिति। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1947 से संविधान सभा में कौन कौन से परिवर्तन आए, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा के द्वारा संविधान को एडॉप्ट किया गया तो उस समय कौन कौन से प्रोविजन लागू किए गए थे। तो आज मेन इन 3 टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रारूप समिति। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो थे BN राव। तो BN राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था और इस प्रारूप में टोटल 243 आर्टिकल थे और 13 शेड्यूल थे। तो कहने का ये मतलब है कि संविधान सभा के जो सलाहकार थे BN राव के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया जाता है जिसमें 243 आर्टिकल और 13 शेड्यूल्स बनाए गए थे। तो इस प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा ने एक समिति का गठन किया जिसे हम प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। काफी इंपॉर्टेंट डेट है ये। इस डेट को याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि 29 अगस्त 1947 मतलब कि हमारे भारत को आजादी मिलने के 14 दिनों के बाद में ही प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। लास्ट डिस्कशन में मैंने डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में बताया था कि सबसे पहले ये बम्बई स्टेट से इलेक्शन लड़ते हैं जहां से इनको हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद मुस्लिम लीग की सहायता से ये पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़ते हैं और उस चुनाव में इनको जीत मिलती है और ये संविधान सभा के सदस्य चुने जाते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसुल कुरना की सीट से संविधान सभा में चुने गए थे, लेकिन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तो पूर्वी बंगाल जो था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है। लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग संविधान सभा में जो सदस्य होने चाहिए थे वो भारतीय सीमा क्षेत्र से होने चाहिए थे, लेकिन तो जैसुल कुरना पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता है और संविधान सभा के लिए ये सीट समाप्त कर दी जाती है। अब कंडीशन ये बनती है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो उपस्थिति है वो संविधान सभा में होनी चाहिए। तो BN राव की रिकमेंडेशन के आधार पर बम्बई स्टेट से MR जयकर की सीट को रिक्त करवाया जाता है और वहां से BR अम्बेडकर को संविधान सभा के लिए चुन लिया जाता है। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं हम कि BN राव के द्वारा जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था उस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए या विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। इस प्रारूप समिति को हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं।
इसे पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। कुछ एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष होंगे। तो प्रारूप समिति ने संविधान का जो पहला प्रारूप था उसे 21 फरवरी 1948 को बनाकर संविधान सभा के सामने पेश किया ताकि वो उस पर चर्चा करें और जितने भी संशोधन किए जाने हैं वो प्रारूप समिति को सुझाव दें। संविधान सभा ने इस पे करीब 8 महीने तक चर्चा किया और चर्चा के बाद में इन्होंने बहुत सारे ऐसे संशोधन का सुझाव पेश किया प्रारूप समिति को कि कौन कौन से जो संशोधन हैं वो संविधान के प्रारूप में किए जाने चाहिए। इसके बाद प्रारूप समिति ने उन सुझावों को के आधार पर करेक्शन किया और करेक्शन करने के बाद में अक्टूबर 1948 को संविधान का सेकेंड जो प्रारूप है उसको बनाकर संविधान सभा के सामने पेश किया। प्रारूप समिति ने अक्टूबर 1948 में संविधान का जो प्रारूप पेश किया था उसमें टोटल 315 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। अब इसी प्रारूप के आधार पर संविधान सभा को भारत का संविधान तैयार करना था। तो इन्होंने इसकी जो कॉपीज थी, प्रारूप की जो कॉपियां थी, अपनी जितनी भी समितियां थी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी ताकि वो इस पे काफ़ी बारीकी से इस पे डिस्कशन करें और भारत के संविधान का निर्माण करें। आइए हम प्रारूप समिति के मेंबर्स के बारे में जानते हैं। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। ये सभी मेंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैनर। बी से होगा B.R. अम्बेडकर, ए से होगा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, इसके बाद एन से एन गोपाल स्वामी अयंगर, अब देखिए बैनर, इसको केवल हम एक समझने के लिए एक शब्द के तौर पे याद रखेंगे। जैसे बी से B.R. अम्बेडकर, इन सभी के नाम के आगे ये शब्द आ रहा है अर, तो B.R. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसको याद रखने का तरीका है कि हम इसे बैनर से याद रख सकते हैं। इसके बाद इसके जो बाकी मेंबर्स हैं वो हम देखते हैं। बाकी 4 मेंबर्स और बचे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम, एक मुंशी जी थे जिनके एक मित्र थे, उनका नाम शादुल्ला था और इनके पास में बहुत सारे खेत थे। ये एक ट्रिक है इन नाम को याद रखने की। तो मुंशी से K.M. मुंशी, मित्र से आएगा B.L. मित्र, शादुल्ला से सैयद मोहम्मद शादुल्ला, और खेतान से या खेत से D.P. खेतान। तो एक ये छोटी सी ट्रिक है इन नाम को याद रखने के लिए। जरूरी नहीं कि आप इसी ट्रिक को फॉलो करें, अगर आपके पास भी कोई अच्छी ट्रिक है तो उसको आप फॉलो करिए। हमारा उद्देश्य केवल हमें इन नामों को याद रखना है, ना कि हमें ट्रिक फॉलो करना है। इसके बाद में प्रारूप समिति के जो सदस्य थे इनमें कुछ चेंजेस भी हुए। किसी ने इस्तीफा दे दिया, किसी की डेथ हो गई, तो कौन से सदस्य वहाँ पे शामिल होते हैं ये देखते हैं। तो जो B.L. मित्र थे इन्होंने इस्तीफा दिया, इनकी कुछ निजी कारण थे जिसकी वजह से ये इस्तीफा देते हैं और इनके इस्तीफा देने के बाद जो N. माधव राव थे वो प्रारूप समिति में शामिल होते हैं।
इसके बाद जो डीपी खेतान थे, 1948 में इनकी डेथ हो जाती है और इनकी जगह पे टीटी कृष्णमाचारी शामिल होते हैं प्रारूप समिति में। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बीएल मित्र का स्थान निम्न में से किस सदस्य ने लिया। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद में कौन से सदस्य प्रारूप समिति में शामिल होते हैं। ये प्रारूप समिति थी। इसमें मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो आपको बताए हैं और कोशिश किया है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी हेल्पफुल है। हम देखते हैं कि प्रारूप समिति ने जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था उसको संविधान सभा ने कितने चरणों में पढ़ा और उस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए गए। संविधान का जो प्रारूप था उसे 3 स्टेप्स में पढ़ा गया। तो जो फर्स्ट रीडिंग थी वो हुई थी 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। इसके बाद जो सेकेंड रीडिंग हुई थी ये हुई थी 15 नवंबर 1948 से लेकर और 17 अक्टूबर 1949 तक। काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी ये रीडिंग। इस रीडिंग में संविधान के हर एक ब्लॉक में डिस्कशन किया गया और डिस्कशन करने के बाद में टोटल 7635 ये टोटल अमेंडमेंट, इतने अमेंडमेंट का सुझाव दिया गया था। संविधान सभा को सुझाव दिया गया था कि आप इतने अमेंडमेंट करिए, इतने अमेंडमेंट किए जाने चाहिए संविधान में, लेकिन उन्होंने केवल 2437 अमेंडमेंट ही संविधान में किए और इतने अमेंडमेंट करने के बाद में भारत के संविधान को तैयार किया। और ये जो सेशन था सेकेंड रीडिंग का, ये 7वें अधिवेशन से लेकर 10वें अधिवेशन तक चला। इसके बाद हम संविधान की थर्ड रीडिंग देखते हैं। ये हुई थी 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच में। 26 नवंबर 1949 मतलब कि जिस दिन भारत का जो संविधान है संविधान सभा के द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया था। इस रीडिंग में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान का जो प्रारूप है उसको पारित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसे 284 मेंबर्स जो कि उस दिन वहां पर उस संविधान सभा में उपस्थित थे, 284 मेंबर्स। ये मेंबर्स संविधान के उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करते हैं और हस्ताक्षर करने के बाद में हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को संविधान के सभा के द्वारा एडॉप्ट कर लिया जाता है। इस 284 जो मेंबर्स थे इनमें टोटल 8 महिलाएं भी शामिल थीं। इन 8 महिलाओं में जो प्रमुख 3 महिलाएं थीं वो थी सरोजिनी नायडू, दूसरी थी हंसा मेहता और तीसरी थी दुर्गाबाई देशमुख। संविधान की जो ये 3 रीडिंग हुई, ये 3 रीडिंग टोटल 114 दिन तक चलती हैं। अलग अलग समय में रीडिंग हुई थी, लेकिन जो कुल बैठकें होती हैं वो 114 बैठकें हुई थी। संविधान सभा की बैठक, प्रारूप समिति की बैठक और संविधान पर चर्चा, यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आइए समझते हैं कैसे। तो संविधान सभा की जो बैठकें हुई, तो ये बैठकें टोटल हुई थी 165। प्रारूप समिति की जो बैठक हुई थी ये हुई थी 141 और संविधान के प्रारूप पर जो चर्चा हुई ये हुई थी टोटल 114 दिन तक।
यहाँ से हमको ये सारी चीजें क्लियर करके चलनी है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एग्जाम में हम उतना ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो संविधान सभा की जो बैठकें हुई वो टोटल 165 बैठकें हुई थी। प्रारूप समिति ने अपने टोटल जितना भी उनको जितने समय में उन्होंने प्रारूप को तैयार किया था उसमें उन्होंने 141 मीटिंग की। इसके बाद संविधान का जो प्रारूप था उस पर जो चर्चा की गई, हमने देखा कि 3 रीडिंग्स के आधार पे वहां पे चर्चा की गई थी। तो वो 3 रीडिंग में जो टोटल बैठकें हुई थी वो 114 थी। तो ये पहला जो टॉपिक था हमारा प्रारूप समिति, ये यहाँ से कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है भारत शासन अधिनियम 1947 से संविधान सभा में क्या क्या चेंजेस आए, हम उसको देखते हैं। आइए जानते हैं कि 1947 के अधिनियम से संविधान सभा में क्या परिवर्तन आते हैं। 20 जून 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ऐसी घोषणा करते हैं कि 30 जून 1947 को भारत से ब्रिटेन का शासन समाप्त कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब था कि भारत अब एक संप्रभु राष्ट्र बनने वाला था। संप्रभु राष्ट्र बनने वाला तो संविधान सभा को क्या पावर मिलते हैं, संविधान सभा जो थी एक सॉवरिंग बॉडी बनती है। सॉवरिंग बॉडी बनने से संविधान सभा को क्या पावर्स मिलती हैं, संविधान सभा को पावर मिलती है कि संविधान सभा कैसा भी संविधान या कैसे भी कानून बना सकती है जो कि भारतीय जनता के अनुरूप हो। इसके साथ संविधान सभा को यह भी पावर थी कि उस समय पे ब्रिटेन के द्वारा जितने भी कानून बनाए गए थे वो या तो उन्हें समाप्त कर दे या उन्हें परिवर्तित करके भारतीय जनता के अनुरूप संविधान में शामिल करें। इसके बाद संविधान सभा में दूसरा परिवर्तन क्या आता है, दूसरा परिवर्तन यह आता है कि जो संविधान सभा थी ये क्या बनती है, ये विधायिका बनती है। विधायिका का मतलब जैसे वर्तमान में हमारी जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, ये क्या है, विधायिका है। तो विधायिका क्या करती, विधायिका भारत के लिए कानून बनाती है। इसका क्या मतलब था कि संविधान सभा को 2 दायित्व दिए गए। इसके बाद संविधान सभा में दूसरा परिवर्तन क्या आता है, दूसरा परिवर्तन ये आता है कि संविधान सभा जो थी ये विधायिका बनती है। विधायिका का मतलब है कि ये भारत के लिए आम कानून बनाती। अब यहाँ पे 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज संविधान सभा को दे दी गई। एक तो संविधान सभा जो भारत के लिए संविधान बनाती और दूसरी थी आम कानून बनाना। संविधान सभा को विधायिका बना दिया जाता है। इसका यह मतलब है कि संविधान सभा जो है स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। अब देखिए संविधान सभा को यहाँ पे 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि ये संविधान सभा के रूप में भी काम करे और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि ये विधायिका के रूप में भी काम करके करे और भारत के लिए आम कानून बनाए। तो संविधान सभा को अलग अलग मामलों में संविधान बनाने के लिए या कहें कि कानून बनाने के लिए अलग अलग मामलों में अलग अलग बैठकें करनी होती थी। तो इन दोनों बैठकों में जो अध्यक्ष थे वो चेंज थे। जैसे कि हम जानते हैं कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका मतलब यह है कि जब संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बैठकें करेगी या मीटिंग करेगी तो उसके जो अध्यक्ष होंगे या अध्यक्षता कौन करेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। उसी के बाद जब संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करेगी, मतलब कि जब आम कानून बनाए जाएंगे तो संविधान सभा का जो दायित्व होगा वो विधायिका के रूप में होगा। तो उसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे जीवी मावलंकर।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा जब विधायिका के रूप में बैठ के करती है तो उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं। इसमें जो तीसरा जो चेंजेस आता है वो आता है संविधान सभा की जो सीटें थी उस पर चेंजेस आता है। 1947 के आने के पहले जो टोटल सीटें थी वो थी 389 सीटें थी संविधान सभा की, जिसमें से 296 जो सीट थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी। और जो 93 सीट थी वो थी देसी रियासतों की। ये थी कंडीशन जब 1947 का अधिनियम नहीं आया था, मतलब कि 1947 में जब चुनाव कराए गए थे वो टोटल इतनी सीटों पे कराए गए थे। टोटल सीट थी 389 थी, जिनमें से 296 पे इलेक्शन कराए गए और जो 93 सीट्स थी ये देसी रियासतों के यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ से मनोनीत हो गए या नॉमिनेट हो गए, संविधान सभा में आने वाले थे। इसमें हम देखते हैं कि 1947 अधिनियम आने से संविधान सभा में इसकी सीटों में क्या परिवर्तन आए। तो इसकी जो सीटें थी ये घट के 299 हो जाती हैं। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो करीब 55 जो देसी रियासतें हैं वो पाकिस्तान में चली जाती हैं, कुछ ब्रिटिश प्रांत पाकिस्तान में चले जाते हैं, तो जो टोटल सीटें थी वो घट के 299 हो गई। अब जो कंडीशन हमारे पास बचती है सीटों की ब्रिटिश इंडिया वाले पार्ट की वो थी 229 सीटें। ये सीटें ब्रिटिश इंडिया की रहती हैं और देसी रियासत में केवल 70 सीटें ही बचती हैं संविधान सभा के लिए। तो ये 3 चेंजेस जो हमने पहले 2 चेंजेस बताए और अभी ये तीसरा चेंजेस कि संविधान सभा के सीटों में चेंजेस हुआ। स्टार्टिंग में हमने 389 सीटें देखी जब अधिनियम नहीं आया था, उसके बाद अधिनियम आने के बाद में 299 टोटल सीटें हो जाती हैं। क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछता है कि भारत शासन अधिनियम 1947 के बाद में संविधान सभा की कुल कितने सीटें थी, तो हमें ये याद रखना होगा। कई बार हम जल्दबाजी में यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, हम यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं और हम डायरेक्ट 389 इसको हम टिक करके आ जाते हैं, जो कि हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इसके बाद जो हमारा आज के डिस्कशन का तीसरा टॉपिक था वो था 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से जो प्रोविजन थे वो लागू किए गए थे, इसको देखते हैं हम। तो इसमें जो 26 नवंबर 1949 को जो उपबंध लागू किए गए थे या प्रोविजन लागू किए गए थे उसमें पहला जो था वो नागरिकता से संबंधित था। मतलब कि भारत की जो भी जनता थी वो अब भारत की उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। ऐसे जो उपबंध संविधान में बनाए गए थे उन्हें लागू कर दिया गया। इसके बाद इलेक्शन या निर्वाचन से संबंधित जितने भी प्रोविजन थे वो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए जाते हैं। इसके बाद अंतरिम संसद या उससे संबंधित उपबंध, अंतरिम संसद या उससे संबंधित जो भी उपबंध थे या प्रोविजन थे उन्हें इस दिनांक को या जिस दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया इसके जितने भी आर्टिकल्स थे वो इस दिन लागू कर दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ थे अस्थायी और संक्रमणीय उपबंध। अस्थायी से मतलब कि कुछ ऐसे प्रोविजन बनाए गए थे जो कुछ समय के लिए ही बनाए गए थे और जैसे ही संविधान भारत का लागू होता है 1950 में तो ये जो उपबंध थे वो स्वतः ही समाप्त हो जाने वाले थे। इसमें जितने भी प्रोविजन थे इन टॉपिक्स के अंतर्गत, चाहे वो नागरिकता हो, निर्वाचन हो, अंतरिम संसद का कोई उपबंध हो या अस्थायी या संक्रमणीय, ये 26 नवंबर 1949 को ये लागू कर दिए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन्हें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूअस आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करता रहूं बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ में। धन्यवाद।